जय हिंद। अपनी कक्षा 6 गणित में चैप्टर 11 पढ़ रहे हैं, बीज गणित। और हमने कल इसका जो बेसिक है वो पढ़ा था। हमने चर के बारे में जाना था कि चर क्या होता है, और बीज गणित से हम अलग अलग तरीके से नियम किस तरीके से बना सकते हैं, है ना। ये हमने कल की क्लास में देखा था। चर एक बार वापस अपन देख लेते हैं कि चर क्या होता है। कि चर एक अनिश्चित राशि है जिसका कोई भी मान निश्चित नहीं होता है। ये एक स्वतंत्र राशि है और कोई भी मान ग्रहण कर सकती है। जिस तरीके से एक वर्ग की भुजा है वो कभी निश्चित नहीं हो सकती है। वर्ग जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो वर्ग की भुजा भी बदलती जाएगी। इसलिए हम वर्ग की भुजा को एक चर से दर्शा सकते हैं, जिसको हमने ए से दर्शाया था। फिर जो आयत है, आयत का अगर अपन गुण क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो जिसमें लंबाई को हम एल से दर्शाते हैं, तो आयत की लंबाई जैसे जैसे आयत बढ़ता रहेगा लंबाई भी बढ़ती जाती है। तो उसको वो भी क्या है, एक निश्चित राशि नहीं है, यानी कि आयत की लंबाई भी क्या है, चर है, वेरिएबल है। इसलिए हमने उसको एल से दर्शाया था। और आयत की चौड़ाई, और ये भी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आयत बड़ा होता जाएगा, तो ये भी बदलती ही रहती है। तो इसका भी मान निश्चित नहीं है। इसलिए आयत की चौड़ाई, लंबाई, वर्ग की भुजा, ये सब क्या है, ये निश्चित राशि है। वैसे अगर अपन देखें कि त्रिभुज, तो एक त्रिभुज के कोण, ये अगर आप देखेंगे तो देखो एक त्रिभुज है। अब आपसे कोई कहते हैं कि त्रिभुज के कोण चर राशि है या अचर राशि है, तो त्रिभुज के कोण अचर राशि है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज में केवल 3 ही कोण होते हैं। एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तो ये क्या हो गई, निश्चित राशि हो गई। त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 कोण होते हैं। अब आप चाहे त्रिभुज कितना ही बड़ा बनाओ, त्रिभुज में कोण कितने रहेंगे, 3 ही कोण रहेंगे। तो ये क्या है, ये निश्चित राशि है। ये 3 क्या है, निश्चित राशि। और निश्चित राशि को अपन क्या बोलते हैं, निश्चित राशि को अचर राशि बोलते हैं, अचर राशि। और त्रिभुज की भुजा, तो त्रिभुज की भुजा जैसे जैसे त्रिभुज बड़ा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा, तो वो बदलती रहती है। तो त्रिभुज की भुजा, त्रिभुज की भुजा अनिश्चित राशि है, अनिश्चित राशि है। अनिश्चित राशि है तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चर राशि बोल सकते हैं, चर राशि। तो त्रिभुज की भुजा बदलती रहती है, इसलिए इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अनिश्चित राशि बोल सकते हैं। ये एक अचर है, सॉरी, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, चर बोल सकते हैं। और चर को अपन अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से दर्शाते हैं। आप ए ले लीजिए, एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन, के। आप चर, चर जो राशि होती है, वेरिएबल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। चर को वेरिएबल बोलते हैं। इसको आप अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी अल्फाबेट से दर्शा सकते हैं। यहां तक हमने देखा था। अपन एक्सरसाइज 11.1 को शुरू करते हैं और उनके प्रश्नों को हल करते हैं। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए प्रश्न 1 है, तिलियों के प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। देखिए कल हमने एल बनाने के नियम, यानी कि एल बनाने में कितनी तिलियां प्रयोग हो रही है, तो एक एल बनाने में 2 तिलियां प्रयोग होती है। तो हमने नियम क्या बनाया कि एल बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या 2x के बराबर होती है। 2 गुणा x, यानी कि एक एल में जितने एल बनाएंगे उससे दुगनी क्या लगेगी, तिलियां लग जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से हमें ये अलग अलग अक्षर दे रखे हैं और हमें पूछ रखा है कि कितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए एक सूत्र बनाइए और एक चर का प्रयोग कीजिए। चर यानी कि जैसे कि हमने कल लिखा था कि एल बनाने के लिए आवश्यक, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कल हमने क्या लिखा था कि एल बनाने के लिए आवश्यक तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या वो हम कैसे निकालते हैं, तो 2
इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, 2x भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक चर और एक अचर राशि में जब गुणा का चिन्ह है तो अगर गुणा का चिन्ह हटा के सीधा लिख देते हैं तो भी वो गुणा ही मानी जाती है ना। तो ये हो गई चर और अचर राशि। और यहाँ पे ये x क्या है, ये चर है, और ये क्या बता रहा है, ये l की संख्या को दर्शाता है, l की संख्या, यानी कि हमें जितने l बनाने हैं उतने। अब इस x का मान अगर अपन 1 लिखेंगे, यानी कि 1 l बनाने में, तो 2 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितने तिलियां जरूरत पड़ेगी, 2। अगर हमें 2 l बनाने हैं तो 2 l बनाने में हमें 4 तिलियों की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें 3 l बनाने हैं, x की जगह 3 रख देंगे तो हमें 6 तिलियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या बन गया, एक नियम बन गया जिसमें एक अचर राशि है और एक चर राशि है। ये दो क्या है, ये 1 l बनाने में जरूरत आवश्यक तिलियों की संख्या है, और ये x है। अब हमें जितने l बनाने हैं, ये x है l की संख्या। अगर 1 l बनाना है तो तिलियों की संख्या आ जाएगी, 2 l बनाने हैं तो तिलियों की संख्या आ जाएगी। तो ये चर और अचर, तो हमें यहाँ पे ऐसा ही करना है। ए कौन सा अक्षर बनाना है हमें, अक्षर t का t के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, यानी कि t है ना, t बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या, आवश्यक तिलियों की संख्या। तो आप टी को ध्यान से देखते हो, देखो 1 तिल्ली, 2 तिल्ली, 2 तिल्ली, यानी कि 1 टी बनाने में हमें 2 तिल्लियों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब कितने तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है, 2 तिल्लियों की। और यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ पे क्या हो जाएगा x, और ये x क्या है, एक चर राशि है। ये x क्या है, चर राशि जो t की संख्या है, यानी कि हमें जितने t बनाने हैं उतने हम यहाँ पे लिखते जाएंगे तो हमारे पास तिलियों की संख्या आती जाएगी। और ये 2 क्या है, ये है 1 t बनाने में, 1 t बनाने में तिलियों की संख्या, तिलियों की संख्या। आइए देखो, तो हमारा सूत्र क्या बन गया, 2x, यानी कि t बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या के लिए हमारा सूत्र क्या आ गया, 2x आ गया, क्योंकि 1 t बनाने में 2 तिलियों की जरूरत पड़ती है। आइए देखिए, अक्षर z का z के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, यानी कि अब हम क्या बनाना चाह रहे हैं, z बनाने में, z बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या, आवश्यक तिलियों की संख्या। अब देखो 1 z बनाने में कितने तिलियों की जरूरत पड़ेगी, तो देखो 1 तिल्ली, 2 तिल्ली और 3 तिल्ली, 1 2 3, यानी कि 1 z बनाने में हमें 3 तिल्लियों की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब सूत्र क्या हो जाएगा, 1 z बनाने में 3 तिल्लियों की जरूरत, और ये क्या आ गया, एक चर आ गया। आप जरूरी नहीं चर आप x लो, आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, b x l m n p q r, अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर ले सकते हो। तो यहाँ पे आप ले लो 3n, 3n, तो ये तो क्या हो गया, ये n हो गया यहाँ पे चर, और ये है क्या n, ये है z की संख्या, z की संख्या। अब अगर हमें 1 z बनाना है तो 1 z बनाने में 3 को, यहाँ पे n का मान अपन क्या रख देंगे, n का मान रख देंगे 1, यानी कि 1 z बनाने की कितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे कुछ भी चिन्ह, इसका मतलब क्या है, गुणा का चिन्ह। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 गुणा n, और ऐसे भी लिख सकते हो। तो n का मान हम क्या लिख रहे हैं, 1, इसका मतलब क्या है, हम 1 z बनाने में हमें तिलियां देखनी है, तो हम n का मान यहाँ पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। कितना रहेगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, क्योंकि 1 z बनाने में 3 तिलियों की जरूरत पड़ेगी। अगर अपन हमें अगर 5 z बनाने हैं, कितने z बनाने हैं, 5 z, तो चर राशि का मान कितना हो गया, 5, यानी कि अब हमें 5 z बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या लिखनी है, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या लिख देंगे, 5, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15, यानी कि 5 z बनाने में
हमें 15 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, हमारा एक सूत्र बन गया। नहीं तो फिर हमें बना के देखना पड़ता, 5 जेड बनाने पड़ते, फिर उनमें जितनी तीलियां लगती वो भी अपन बताते। तो ये क्या हो गया, सीधा ही। अब यहीं पे अगर आपसे पूछ ले कि 25 एन बनाने में, 25 जेड बनाने में कितने तीलियों की जरूरत पड़ेगी, तो हमने सूत्र लिख रखा है कि ये एन क्या है, ये जेड बनाने की संख्या है, कितने जेड, तो कितने 25। अब हम एन की जगह पे क्या लिख देंगे 25, और 25 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, 75। इनकी 25 जेड बनाने के लिए हमें 75 तीलियों की जरूरत पड़ेगी। ये हमारा क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। ये क्या बन गया, सूत्र। तो देखिए मैंने बताया था ना, चर एक ऐसी राशि है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, स्वतंत्र रहती है ना। चर का मतलब ये होता है विचरण करने वाला, जो आगे से आगे बदलता रहता है ना। तो अब जेड की संख्या फिक्स थोड़ी है, जेड अपन एक भी बना सकते हैं, 2 3 4 5, ये क्या है, इस एन का मान बदल रहा है, और ये एन है क्या, यहाँ पे जेड की संख्या है। ठीक, आगे देखो, सी है अक्सर यू का तीलियों के रूप में प्रतिरूप बनाने में। तो देखो यू बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या, तो ये भी कितनी आ जाएगी, ये भी 3। इस बार अपन y ले लेते हैं, सर इस बार क्या ले लेते हैं y, जरूरी नहीं हम a के लिए, हम कुछ भी ले सकते हैं सर, बस अंग्रेजी वर्णमाला का होना चाहिए। और यहाँ पे y क्या है, चर है, और ये y u की संख्या है। किसकी संख्या है, u की। जितने हमें u बनाने हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हमें 5 u बनाने हैं तो y का मान हम 5 लिख देंगे, तो हमारे पास 5 u बनाने में जितनी तीलियों की जरूरत पड़ेगी उतने देंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पे 3 क्यों लिखा, क्योंकि एक u बनाने में 3 तीलियों की जरूरत पड़ती है। एक u बनाने में कितने तीलियों की जरूरत पड़ती है, 3। देखो 1 2 3, एक u बनाने में हमें 3 तीलियों की जरूरत पड़ती है, इसलिए यहाँ पे लिखा 3। अब यहाँ पे हमने एक चर से गुणा कर दिया है ना। ये चर क्या है, ये चर है u की संख्या। जितने हमें u बनाने हैं उतने से अपन 3 को गुणा कर देंगे, तो हमारे पास तीलियों की संख्या आ जाएगी। आइए देखो, अक्सर v के रूप में तीलियों से प्रतिरूप है। अब एक v बनाने में कितने तीलियों की जरूरत पड़ेगी, देखो d, v बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या, तो देखो एक भी बनाने में कितने तीलियां जरूरत पड़ेगी, 1 और 2 तीलियों की जरूरत पड़ती है एक भी बनाने में। तो ये तो हो गया 2 तीलियों की जरूरत एक भी बनाने में। और यहाँ पे ये हम लिख रहे हैं L, क्या लिख रहे हैं, L यहाँ पे क्या है, L यहाँ पे चर है, और ये ये है v की संख्या। जितने हमें v बनाने हैं हम यहाँ पे L की जगह मान रखते जाएंगे, और हमारे पास आवश्यक तीलियों की संख्या आती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे आ जाए 10 v बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या, तो हम L की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, तो हमारे पास 10 L बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या आ जाएगी। जैसे देखो कितने L बनाने हैं, सॉरी देखो कितने v बनाने हैं, 10। तो ये L क्या है, v की संख्या है, हमें कितने v बनाने हैं, 10। तो L का मान कितना हो गया, L बराबर हो गया 10। जैसे ही 10 रखेंगे 10 गुणा 2 20, ये 20 क्या आ गया, 10 v बनाने में आवश्यक तीलियों की संख्या है।
आइए देखो, अक्सर ई के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, यानी कि ई बनाने में हमें कितने तिलियों की जरूरत पड़ेगी। देखो ई बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या। देखिए हमें बोला था कि साथ में एक चर का प्रयोग भी कीजिए, तो देखो हम चर का प्रयोग करें। यहाँ पे हमने x का प्रयोग किया, फिर यहाँ पे n का प्रयोग किया, यहाँ पे y, यहाँ पे l, ये क्या है, चर है। अंग्रेजी वर्णमाला के आप कोई भी अक्षर लेते हो वो होते हैं चर। ई बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या, तो देखो एक ई बनाने में कितने तिलियों की जरूरत पड़ेगी, तो हमें देखते हैं। देखो ये एक तिल्ली, ये दो तिल्ली, ये तीन, तो इसका मतलब एफ बनाने में 3 तिल्लियों की जरूरत पड़ती है। देखो एफ बन गया ना, लेकिन हमें ई बनाना है तो ये 4। देखो 1 2 3 और ये इधर वाली 4। एक ई बनाने में हमें 4 तिल्लियों की जरूरत पड़ती है। कितने की, 4 की। अब ई को, जितने ई बनाने, ई की संख्या को अपन दर्शा देंगे किसी भी चर से, तो चर अपन क्या ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, y ले लो। यहाँ पे y क्या है, ई की संख्या है, ई की संख्या। और क्योंकि ये बदलती रहती है, हमें जितने ई बनाने हैं उतने अपन रखते रहेंगे, तो ये y यहाँ पे क्या है, चर है, वेरिएबल है। फिर देखो f, अक्सर एस के रूप में तिलियों से प्रतिरूप, यानी कि एस को जब अपन तिलियों के रूप में बनाते हैं तो हमें कितनी तिलियों की जरूरत पड़ेगी। तो देखो एस बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या, तो देखो एक एस बनाने में कितनी तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी, तो एक एस बनाएंगे। देखो एक तिल्ली, 2 3 4 और 5। यानी कि अगर अपन, अब क्योंकि तिल्लियां सीधी होती है तो अपन इस तरीके से घुमा नहीं सकते हैं, तो हमें इस तरीके से ही बनाना पड़ेगा। तो एक एस बनाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 तिलियों की जरूरत पड़ रही है। तो एक एस बनाने में कितनी तिलियां, 5। अब हमें एस की संख्या के लिए कोई भी चर काम में ले लेंगे, जेड, और यहाँ पे जेड क्या है, एस की संख्या है। जितने हमें एस बनाने हैं यहाँ पे रखते जाएंगे मान जेड की जगह पे, और हमें आवश्यक एस बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या पता चल जाएगी। आइए देखिए जी, अक्सर ए का तिलियों के रूप में प्रतिरूप, तो देखो ए बनाने में आवश्यक तिलियों की संख्या, तो देखो एक ए बनाने में कितने तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है, तो देखो एक तिल्ली, 2 तिल्ली और 3, यानी कि एक ए बनाने में 3 तिल्लियों की जरूरत पड़ रही है। 3 और एम, 3 एम, और ये एम यहाँ पे क्या है, ए की संख्या है। जितने हमें ए बनाने हैं उतने हम एम का मान रख देंगे, तो हमारे पास आवश्यक तिल्लियों की संख्या आ जाएगी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। हम अक्सर एल, सी और एफ के प्रतिरूपों के लिए नियमों को पहले से जानते हैं। देखो एल बनाने में नियम क्या होता है, 2x, x यहाँ पे चर राशि है, यानी कि हमें जितने एल बनाने हैं उसको अपन 2 से गुणा कर देंगे
तो हमारे पास क्या जाएगी, तिलियां। अब सी देखो, सी बनाने में कितने तिलियों की जरूरत पड़ रही है, 1 2 3। सी बनाने में हमें 3 तिलियों की जरूरत पड़ रही है, तो सी बनाने का नियम क्या हो जाएगा, 3y। फिर देखो एफ, तो एफ बनाने में भी कितनी तिलियों की जरूरत पड़ती है, 3 तिलियों की जरूरत पड़ती है। एफ बनाने में भी कितनी तिलियों की, 3, तो इसका भी नियम क्या हो जाएगा, 3n, है ना। यहाँ पे y है c बनाने की संख्या, f है n बनाने की संख्या, और l का तो हमने देखा ही था 2। अब चर की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, अपन y ले लेते हैं, तो ये l, ये नियम हम देखते हैं ना। हम एबीसीडी के जितने भी अक्षर है उन सब के लिए नियम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने t बनाने में जो नियम है वो 2x, z बनाने में 3n, u बनाने में 3y, v बनाने में 2l, ये यहाँ पे n y l या आप कुछ भी ले सकते हो, ये एक चर का मान है। अंग्रेजी वर्णमाला में आप जो चाहो उनमें से कोई भी एक ले सकते हो। अब ये क्या बोल रहा है, ऊपर प्रश्न 1 में दिए कुछ अक्षरों से वही नियम प्राप्त होते हैं जो l द्वारा प्राप्त हुआ था, ये अक्षर कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे देखो t बनाने में हमारे पास कौन सा नियम आया, 2x, तो l बनाने में भी हमारे पास क्या आया, ये देखो चर है, और चर आप कोई भी ले सकते हो, x भी ले सकते हो, y भी, लेकिन नियम क्या आया, सेम। l बनाने में भी अपन क्या ले सकते हैं, चर, अपन x भी ले सकते हैं, देखो सेम आया है। t बनाने में कितनी संख्या चाहिए, 2x, तो l बनाने में भी 2x। और कहां पे आया, देखिए v बनाने में भी क्या आया, 2l, यानी कि x के ये जो चर पद है वो क्या है, कुछ भी ले सकते हैं, तो x भी ले सकते हैं। तो यहां पर भी देखिए इस l के जैसी आया, यानी कि t और v, है ना, ये दोनों क्या है, l की तरह ही इसके नियम है। l में भी देखो 2 से गुणा हो रहे हैं l की संख्या, t में भी 2 से गुणा हो रहे हैं, और v में भी 2 से गुणा हो रहे हैं। तो वो अक्षर कौन कौन से हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, वे अक्षर t व v है, t व v है, जिनका नियम, जिनका प्रतिरूप बनाने का नियम, प्रतिरूप बनाने का नियम L के समान है, L के समान है, यानी कि जो L का नियम आया था वैसे ही T और V का नियम आया है। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि L बनाने में भी 2 तिलियों की जरूरत पड़ती है, और T बनाने में भी 2 तिलियों की जरूरत पड़ती है, और V बनाने में भी 2 तिलियों की जरूरत पड़ती है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि T, V व L बनाने में 2 तिलियों की ही जरूरत पड़ती है, 2 तिलियों की ही आवश्यकता होती है। ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि टी बनाने में भी 2 तिलियों की जरूरत पड़ती है, एक टी बनाने में, एक वी बनाने में भी 2 तिलियों की, और एक एल बनाने में भी 2 तिलियों की। इसलिए इनका नियम क्या आया है, सेम आया है। क्या आया है, सेम। ऐसे हमसे पूछ ले कि एक्स बनाने में कितनी तिलियां, तो एक्स बनाने में भी 2 तिलियों की जरूरत पड़ती है, तो ये भी इसके जैसे ही है। वाई बनाने में भी 2 तिलियों की जरूरत पड़ती है, तो ये भी इनके जैसे ही है। ऐसे बहुत सारे एबीसीडी में जो भी अक्षर है वो अपन को देखने को मिल जाते हैं। और अगर अपन देखें तो ए बनाने में 3 तिलियों की जरूरत पड़ती है, इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी परेड में कैडेट मार्च कर रहे हैं, एक पंक्ति में 5 कैडेट है, यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है। देखो
एक पंक्ति में कितने हैं? 5 कैडेट हैं। कितने कैडेट हैं? 5 कैडेट है। यदि पंक्तियों की संख्या ज्ञात हो तो कैडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए क्या नियम है? और नीचे लिख रखा है कि पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। पंक्तियों की संख्या के लिए n का प्रयोग कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक पंक्ति में कितने कैडेट है? एक पंक्ति में कैडेट कितने हैं? 5। तो हमें नियम बनाना है कि हमारे पास अगर 2 पंक्ति हो तो कितने कैडेट हो जाएंगे, अगर हमारे पास 10 पंक्ति हो तो कितने कैडेट हो जाएंगे। यानी कि पंक्तियों की संख्या बदल रही है। इसका मतलब ये कैडेट की संख्या तो फिक्स हो गई कि एक पंक्ति में 5 कैडेट हैं, 2 पंक्ति में 10 हो जाएंगे, 3 में 15 हो जाएंगे। तो एक पंक्ति में कैडेट की संख्या क्या है? निश्चित है। तो ये तो हो गई एक अचर राशि। लेकिन पंक्तियों की संख्या बदल रही है। हमें एक पंक्ति भी पूछ सकता है, 2, 3, 5। तो ये क्या हो गई? एक अनिश्चित राशि। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? चर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? चर। तो नियम क्या बन जाएगा? देखो एक पंक्ति में ये देखो इसी तरीके से है। एक एल बनाने में कितने तिलियों की जरूरत पड़ रही है? 2। वैसे देखो एक पंक्ति में 5, तो नियम क्या बन जाएगा? 5n। और यहाँ पे n क्या है? पंक्तियों की संख्या है। n क्या है? पंक्तियों की संख्या है। n पंक्तियों की संख्या है। ये हमारा क्या बन गया? नियम बन गया। ये क्या बन गया? नियम। यानी कि पंक्ति में कैडेट की संख्या ज्ञात करने का हमारे पास क्या बन गया? नियम बन गया 5n। n यहाँ पे क्या है? हमारे पास पंक्तियों की संख्या है। तो अगर एक पंक्ति है तो n का मान कितना हो जाएगा? 1। तो कैडेट की संख्या कितनी आ जाएगी? 5 गुणा 1 बराबर 5। एक पंक्ति में 5। अगर n का मान 2 है यानी कि 2 पंक्ति, तो कैडेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 गुणा 2 10 हो जाएगी। अगर 100 पंक्तियां है तो n का मान कितना हो जाएगा? 100। तो कैडेट की संख्या कितनी हो जाएगी? 100। अब देखो यहाँ पे नियम काम आता है, नहीं तो आपको गिनना पड़ेगा कि एक पंक्ति में 5, 2 पंक्ति में 10, 3 में 15, 4 में 20, इस तरीके से। नहीं तो आप देखो 100 पंक्तियों में तो n का मान कितना हो गया? 100। तो 5 इंटू 100, और 5 को 100 से गुणा करते तो 500। यानी कि 100 पंक्तियों में 500 कैडेट की संख्या हो जाएगी। इस तरीके से ये नियम काम में आते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। एक पेटी में 50 आम हैं। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस प्रकार लिखेंगे? और पेटियों की संख्या के लिए b का प्रयोग करना है। तो देखो एक पेटी में तो फिक्स हो गया 50 आम होते हैं, तो आम की संख्या फिक्स हो गई। ये एक अचर राशि है। ये क्या है? निश्चित हो गई। तो निश्चित राशि को अपन क्या बोलते हैं? अचर। लेकिन पेटियों की संख्या ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या होगी? चर। ना पेटियों की संख्या को हम चर से दर्शाएंगे, और नीचे दे रखा है कि बी से दर्शाना है। इनके चर अपन जरूरी नहीं जो कहे वो चर, हम एबीसीडी के जो अल्फाबेट होते हैं, अक्षर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, उनमें से कोई भी ले सकते हैं, स्मॉल एबीसीडी के। तो देखो एक पेटी में कितने आम है? 50। ये तो हो गया फिक्स। और पेटियों की संख्या को दर्शाना किससे है? बी से दर्शाना है। और बी यहाँ पे क्या हो गया? चर। यानी कि पेटी की संख्या निश्चित नहीं है। पेटी की संख्या निश्चित नहीं है। हमें इतना बताया कि एक पेटी में 50 आम आते हैं। तो हमें नियम बनाना है कि अगर हमारे पास पेटियों की संख्या बदलती है तो आम की संख्या क्या हो जाएगी, है ना? आम की संख्या क्या हो जाएगी। तो हम अभी नियम बना देते हैं। देखो पेटियों में आम की संख्या, तो एक पेटी में कितने आम आते हैं? 50। वो ही सेम एक मतलब जेड बनाने में कितनी तिलियों की जरूरत पड़ती है?
तो 3। वैसे एक पेटी में आम की संख्या कितनी, 50। अब हमें पेटियों की संख्या बदलती है तो हम क्या कर देंगे, 20 से गुणा। पेटियों की संख्या बदलती है, इसका मतलब क्या, ये चर राशि है, ये चर राशि है। और ये बी है क्या, ये बी है पेटियों की संख्या। ये बी क्या है, पेटियों की संख्या। पेटियों की संख्या बदलती जाएगी तो आम भी बढ़ते चले जाएंगे। अगर एक पेटी है, इसका मतलब बी का मान कितना है, 1। तो 50 गुणा 1 50 हो जाएगा, यानी कि 50 आम। और अगर हमारे पास 5 पेटी है, इसका मतलब बी का मान कितना हो गया, 5। तो आप इसको करेंगे तो 50 इंटू बी का मान रखेंगे 5, तो कितना हो जाएगा, 250 आम हो जाएगी। यानी कि 5 पेटियों में 250 आम आएंगे। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। हमारा नियम क्या बन गया, 50 बी। ये एक अचर राशि, ये चर राशि है, तो दोनों के बीच में अगर कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा का चिन्ह है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात होने पर क्या आप कुल वांछित पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या के लिए एस का प्रयोग कीजिए। देखो, एक टीचर एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल देता है, 5 पेंसिल देता है। तो विद्यार्थियों की संख्या जैसे जैसे बदलेगी तो पेंसिलों की संख्या भी बदल जाएगी। विद्यार्थियों की संख्या बदल रही है, इसका मतलब विद्यार्थियों की संख्या क्या है, एक चर राशि है, जिसको हमें किससे दर्शाना है, एस से दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 5, पेंसिलों की संख्या, यानी कि अगर हमें पेंसिलों की संख्या निकालनी है, पेंसिलों की संख्या, तो वो कैसे आएगी। एक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल दी जा रही है, 5। तो 5 गुणा एस, और यहाँ पे एस क्या है, यहाँ एस बराबर है विद्यार्थियों की संख्या। एस यहाँ पे क्या है, विद्यार्थियों की संख्या है, जो कि निश्चित नहीं है, बदलती रहेगी। एक क्लास में 10 विद्यार्थी भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर एक क्लास में शिक्षक एक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है, अगर उस क्लास में 15 बच्चे हैं तो शिक्षक को कितनी पेंसिल देनी पड़ेगी, यानी कि हमें 5। अब देखो, ये हमारा नियम बन गया पेंसिलों की संख्या को निकालने का। अब इसी में प्रश्न आ जाए कि 15 विद्यार्थियों को कितनी पेंसिल देनी होगी। तो हमारे पास नियम है पेंसिल निकालने का, तो 5 गुणा कितने विद्यार्थी, ये एस यहाँ पे क्या, विद्यार्थियों की संख्या, तो कितने विद्यार्थी, 15। तो 15 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75। यानी कि हमें 15 विद्यार्थियों को 75 पेंसिल देनी पड़ेगी। ये आ गया हमारे पास पेंसिलों की संख्या। यानी कि अगर हम विद्यार्थियों की संख्या को पता कर लेते हैं तो अपन पेंसिल की संख्या निकाल सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या चेंज हो रही है, इसका मतलब ये यहाँ पे चर राशि है। और प्रश्न में बोला था कि विद्यार्थियों की संख्या के लिए एस का प्रयोग कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या के लिए एस का प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक चिड़िया 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। क्या आप चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में उसके उड़ने के समय के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। मिनटों में उड़ने के समय के लिए टी का प्रयोग कीजिए। देखो, एक चिड़िया है, क्वेश्चन नंबर 6, एक चिड़िया 1 मिनट में कितने किलोमीटर उड़ रही है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर उड़ रही है। कितने, 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अब हमें मिनट की संख्या किस में लेनी है,
टी का प्रयोग करना है। यानी कि जैसे जैसे मिनट की संख्या बदलती जाएगी तो किलोमीटर की संख्या भी बदलती जाएगी। जैसे कि हमें कोई कहती कि 5 मिनट में कितना उड़ेगी, तो ये क्या होगी, चर राशि हो गई, क्योंकि मिनट बदलती रहेगी तो चिड़िया है उसकी किलोमीटर की दूरी भी बदलती रहेगी। तो एक, तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा 1 मिनट में कितना, 1, और मिनट की संख्या के लिए किसका प्रयोग करना है, टी का प्रयोग करना है। कितना, टी का प्रयोग। तो 1 को किसी भी संख्या से गुणा करो वापस वही आ जाती है, तो कितना आएगा, टी मिनट आएगा। कितना आएगा, टी मिनट। यानी कि जितने मिनट में, देखो चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी, उसका नियम क्या बन जाएगा, टी किलोमीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कि किलोमीटर, टी किलोमीटर, है ना। अब ये यहाँ पे टी क्या है, ये टी है मिनट की संख्या, मिनट की संख्या। देखो यहाँ पे 1 था, 1 इंटू टी, लेकिन 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या रहती है। इसका मतलब जितनी मिनट लगेगी उतना ही क्या लगेगा, उतना ही किलोमीटर निकल जाएगा। देखो बराबर देखा ना, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर। तो चिड़िया द्वारा तय की गई दूरी जितनी मिनट लग रही है उतना ही किलोमीटर। देखो अगर आपसे कहते हैं, अब यहाँ पे ये टी क्या है, मिनट की संख्या है, मिनटों की संख्या। जैसे कि हमसे पूछ ले कि 25 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, 25 मिनट में, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी का मान लिखेंगे, तो 25 सीधा ही क्या आ गया, किलोमीटर। तो 25 मिनट में वो 25 किलोमीटर दूरी तय करेगी, क्योंकि दोनों बराबर है ना, 1 मिनट में 1, तो 25 मिनट में 25 किलोमीटर। ये हमारा क्या बन गया, नियम बन गया। आइए ये देखिए 4-5 क्वेश्चन और है, आज की क्लास में करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।